अस्सलामुअलैकुम, बोलिस खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। खुर्शीद शाह की क़यादत में खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास 26वीं आईनी तरमीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तफाक हो गया। दोनों ने मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया है। 26वीं आईनी तरमीम का ऊंट एक करवट बैठता महसूस हो रहा है। इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गईं। हुकूमत इत्तेहादी जमातें और JUI में आईनी बेंच की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। दोनों ने मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान हतमी मुसवदा PTI क़यादत के साथ शेयर करेंगे। इस फैसले के साथ ही पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, एक बड़ा ब्रेक थ्रू देखने में आया है। वो मुसवदा जिस पर राय दी जा रही थी कि शायद ये काबिल कबूल होगा, लेकिन मौलाना ने एक मरतबा फिर से साफ साफ मना कर दिया है। और इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से कहा जा रहा था कि आईनी अदालतों का क़याम होगा नहीं होगा, ये चीज तो क्लियर हो गई है, अब एक बेंच बनाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है। हर जमात की अपनी अपनी डिमांड थी। पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात पीपल्स पार्टी नून लीग इस पर बड़ा एम्फेसाइज कर रहे थे और मौलाना साहब के इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और दीगर जमातों के भी। और जब वक्त के साथ साथ ये बातचीत चली है, ये कमेटियां दोबारा बैठना शुरू हुई हैं, तो हमारी मालूमात के मुताबिक ज़ाहिर है जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे होते हैं तो शुरू से ही हम देखते रहे कि कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी होती है। तमाम जमातों के मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम करना पड़ता है आपको, जिनका आपको वोट चाहिए होता है, जिनकी आपको सपोर्ट चाहिए होती है। तो ये सिलसिला चल पड़ा था कि शायद मौलाना साहब को अगर ऑन बोर्ड रखना है तो उनकी बात को भी मानना पड़ेगा। और उनकी जो राय थी वो थ्रू आउट यही रही है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो। आईनी अदालत पर जो है वो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और ये बात चलते चलते यहाँ तक पहुंची कि अब जो है वो PTI के बारे में भी इत्तलात ये मिल रही हैं कि मौलाना साहब ने उनको भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है। क्योंकि हम तकरीबन 3 हफ्ते पहले मौलाना साहब से जब मिले थे तो मौलाना साहब, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी और एग्जैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। मौलाना साहब 80% कन्विंस थे इस अमेंडमेंट के ऊपर, लेकिन कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ। मुझे लगता है हुकूमत ने वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए हैं और उनका जो आईनी बेंच का फॉर्मूला है उसकी तरफ हम गए। कल मैं मेरे प्रोग्राम में शाजिया मरी साहिबा, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीपल्स पार्टी की, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा था कि ये अब आईनी बेंच की तरफ मामला जाता दिखाई दे रहा है कोर्ट से ज्यादा, तो इनडायरेक्ट वे में उनका भी यही ख्याल था ज़ाहिर है कि कंसेंसस होगा तो फिर इस तरफ चीजें जा सकती हैं। तो अब जो हो रहा है वो मेरे लिए तो कोई खास हैरानी के बायस नहीं है। दो पार्टीज को ज़ाहिर है, ये बड़ी पार्टीज को ये देखना था कि अच्छा आदिल, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं ये जानना चाह रही हूँ, आईनी बेंच के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे। एक पार्टी ये कह रही थी कि 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच होना चाहिए, जबकि दूसरी जानिब से यह आवाज़ें आ रही थी कि 3 जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, लेकिन क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह का बेंच हो सकता है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये ऑब्वियसली हर पार्टी की अपनी इस पर राय है। ये तो भी हतमी तौर पर जब भी कहा जाएगा जब हमारे सामने लोगों के सबके मुसवदे आ चुके होंगे। और अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, अगर आप देखें, जो तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन हैं गौहर साहब, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा हमारा भी ड्राफ्ट तैयार है, अगर हमें जो है बानी चेयरमैन से मुलाकात करवाई जाती है तो हम फिर वो ड्राफ्ट शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी तरफ से भी एक थोड़ी सी हाँ दिखाई दे रही है, कंडीशनल किस्म की हाँ, कि मतलब ठीक है पहले आप हमारी मुलाकात कराएं फिर हम अपना ड्राफ्ट भी देंगे। मुझे लगता है कि मौलाना साहब ने PTI को भी काफी हद तक कन्विंस कर लिया है और कुछ पॉइंट पे मौलाना साहब और PTI का कंसेंसस है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वाला मामला है, ये तजवीज PTI की भी आ रही थी सुनने में कि PTI भी यही चाहती थी कि कोर्ट ना बने कॉन्स्टिट्यूशनल और बेंच बन जाए। तो अब देखना ये होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि मौलाना साहब क्या, क्योंकि पूरी हुकूमत का ये रिलायंस है कि मौलाना साहब PTI को भी शायद बनाकर ले आएंगे और अगर वो ले आते हैं और वो उस पर वोट डालते हैं कुछ कंडीशंस के साथ, तो जाहिर है ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि कंप्लीट कंसेंसस हो जाए तमाम जमातों का इस मामले के ऊपर। लेकिन PTI जो है वो कुछ कंडीशनल रख रही है मामले को और मुझे लगता यह है कि मौलाना साहब अभी भरपूर कोशिश करेंगे कि PTI को भी इसके अंदर ऑन बोर्ड करें और चाहे वो 3 हो या 5 हो, लेकिन मामला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच
की तरफ ही जो है वो बिल्कुल आदिल आप सही कह रहे हैं और इसी तरह से कहा भी जा रहा था। और अगर ऐसा हो जाता है तो यकीनी तौर पर मौलाना की भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। आदिल अब्बासी सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसी मामले पर बात करने के लिए हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। यही सवाल मैं आपकी जानिब भी लेकर आना चाहूँगी कि अब ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जो एक हाँ ना का जो एक सिलसिला चल रहा था कम से कम कहीं पर आके रुका है। आईनी अदालतों का क़याम तो नहीं, लेकिन बेंच ज़रूर बनने जा रहा है। किस तरह का बेंच हो सकता है, क्या आप इस हवाले से राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स जो है वो होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अगर आप जुडिशल रिफॉर्म्स करते हैं तो उसका जेन्युइनली जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो चाहे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, चाहे पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वो आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट उसके अंदर ये है कि अगर ये रिफॉर्म्स की जा रही हैं, चूंकि अभी तो सारी चीजें एक प्रपोज सिचुएशंस के अंदर थी और एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई कि जी पता नहीं पाकिस्तान के अंदर कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ रहा है कि जिसके अंदर शायद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है, या आपका सेपरेशन ऑफ पावर इफेक्ट हो रहा है, या उसके बाद ये है कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर को मिनिमाइज किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हम गवर्नमेंट या उसके अलाइड जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, वो चीजें जो हैं वो डिस्पेल हो रही हैं, और उससे जो एक चीज आगे की तरफ जा रही है वो ये जा रही है कि एक कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है। और अगर आपने पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर चीजों को बेहतर करना है तो उसके अंदर अगर कंसेंसस आता है तो वो एक अच्छी चीज है। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती है तो उसके अंदर भी जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो आएगा, चूंकि अभी वो सारा ड्राफ्ट जो है वो सामने नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की तरफ भी जाता है तो उसके अंदर बुनियादी चीज ये होनी चाहिए कि उससे जो आम आदमी के केसेस जो हैं जिन अदालतों के अंदर पड़े हुए हैं या हाई कोर्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं, उसको प्रायोरिटी किस तरह दी जाती है। फिर दूसरा जो उसके अंदर इम्पोर्टेंट है वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट है, चाहे हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट्स है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जो है जब एक ड्राफ्ट की सूरत के अंदर आएगा, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान के आम आदमी जो है वो जिसका जुडिशियल जो सिस्टम है उसके ऊपर, जजेस के ऊपर ट्रस्ट को किस तरह बेहतर किया जाए, और जो 24-25 लाख से ज्यादा केस पड़ा हुआ है आपका बैकलॉग के अंदर, उसको किस तरह एड्रेस किया जाए। अगर इस बुनियादी ऑब्जेक्टिव को रख के चीजें आगे बढ़ती हैं और उस पर एक कंसेंसस आ जाता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी ये है और पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के लिए भी बेहतर है। और उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को एक कंसेंसस की तरह जाना चाहिए कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के साथ जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम या सिविल जस्टिस सिस्टम जो है उसका किस तरह ट्रिकल डाउन इफेक्ट किया जाए। पुलिस रिफॉर्म्स है उसके अंदर, फिर जो साल से केसेस पड़े रहते हैं हर टीएस के ऊपर, उसको किस तरह एड्रेस किया जाए। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी जो है, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है, तो अगर सीओडी की तरह अगर एक नए चार्टर के ऊपर ये चल जाते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजों का अहाता किया जाए कि आउटडेटेड लेजिस्लेशन को हटा के नई लेजिस्लेशन करनी है और इस सिस्टम को वाइब्रेंट या फंक्शनल करना है, तो मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर या लोगों के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाफिज एहसान अहमद इस अहम मामले पर हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। इस्लामाबाद से आम खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट आमद से कबल सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात ऐवान सदर में हुई। मुलाकात में आईनी तरमीम समेत मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई है। मुलाकात में आईनी तरमीम की मंजूरी की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया है। मजीद क्या गुफ्तगू, मजीद जान लेते फ़ाद चौधरी से। फ़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में अपने सेनेटर के एजाज में दिए गए ज़ोराने में शरीक हैं, इससे कबल वो ऐवान सदर पहुंचे जहां सदर आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और खुसूसन आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया और हुकूमत की जो हिकमत अमली होगी आईनी तरमीम के हवाले से उस पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत ने 80 और सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनकाद पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद भी पेश की और ज़राए का दावा है कि गुज़िश्ता शब जब जो बड़ी सियासी क़यादत की मुलाकात के बाद जो नया मौक़िफ़ सामने आया है कि ज़राए का दावा है कि हुकूमत जो है वो मौलाना फजल रहमान के आईनी बेंच के मुतालबे पर रजामंद हो गई है, उस पर भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। जी बहुत शुक्रिया फ़ाद चौधरी अपडेट करने के लिए।
और आईनी तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने JUI के मुसव्विदे के तमाम नुकात से इत्तफाक नहीं किया है। पीपल्स पार्टी और JUI ने मुश्तरका ड्राफ्ट तैयार किया है जिस पर इत्तफाक राय की कोशिशें की जा रही हैं। आपको ये भी बता दें कि JUI ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी है, जबकि तजवीज़ में ये बात भी शामिल है कि आईनी बेंच में चीफ जस्टिस समेत सीनियर तरीन 5 जजेस शामिल होने चाहिए, जबकि हाई कोर्ट का आईनी बेंच चीफ जस्टिस समेत 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात है, उम्मीद है मस्बत पेशरफ्त होगी। हमारे पास मुसव्विदा मौजूद है, इस वक्त देंगे जब हमारी बानी PTI से मुलाकात होगी। हमारी बात होगी मौलाना साहब के साथ और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो अदलिया पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरे पास अभी अपना ड्राफ्ट अभी भी मौजूद है और वो हम तब देंगे। हमने इनको कहा है जब हमारी मुलाकात खान साहब के साथ होगी और खान साहब के मशवरे के साथ जो हमने उनको देना है वो दें। और आज कमेटी में बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है, तकरीबन सबका इत्तेफाक हो गया है। इजलास के बाद लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान की जानिब से भी कहा गया है कि खुसूसी कमेटी रोज़ाना काम कर रही है। सिवाय PTI के सबके मुसव्विदे सामने आ चुके हैं। आज बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है, PTI भी मौजूद है, गौर साहब मौजूद हैं, सारी जमातें मौजूद हैं। जो एक टेंटेटिव मुसव्वदा है उस पर बात हो रही है, जिसको तारड़ साहब ने एक खाका कहा है और उस पर आलमोस्ट सबका एग्रीमेंट मौजूद है। आज मुसव्वदा नहीं लिया है PTI ने, उन्होंने कहा है कि वो आज शाम बैठेंगे दूसरे दोस्तों के साथ, अपोजिशन के दोस्तों के साथ, JUI वगैरह, तो उनके साथ कोई कॉमनैलिटी या हम आहंगी निकालेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट ऑलमोस्ट अग्री हो गया है जी, बल्कि हो गया। अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, हम्माद अजहर एक तरफ, PTI की मरकजी क़यादत दूसरी तरफ। PTI सफ़ों में फूट पड़ गई, इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। ताहम बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद फ्लॉप शो ने जल्दी पर तेल का काम किया। अंदरूनी खलफिशार का शिकार हो गई तहरीके इंसाफ। PTI में धड़ेबंदियां सामने आ गईं। हम्माद अजहर, बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर अपना ग्रुप बना चुके हैं। पार्टी की मरकजी क़यादत वज़ीर आला KP से खाइफ है। इख्तलाफात की बड़ी वजह हालिया एहतजाज की नाकामी करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में मरकजी क़यादत दिखाई न दी, ऐसे में गंडापुर का ग्राफ बढ़ गया। ज़राए के मुताबिक बतौर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर किसी रैली की क़यादत नहीं कर सकते। ये इंतज़ामात पार्टी क़यादत की जिम्मेदारी है। अली अमीन गंडापुर की स्वाबी से रैली की क़यादत पर सूबे में भी पार्टी कारकुनान के ग्रुप्स बन गए। स्वाबी में PTI रहनुमा जुनेद अकबर और शकील खान न रैली में मौजूद थे न वज़ीर आला हाउस में। ताहम बैरिस्टर सैफ इन खबरों की तरदीद करते हैं। इनका कहना है कि पार्टी क़यादत में कोई इख्तलाफात नहीं है, अलबत्ता सियासत में मामूली बातचीत हो जाती है, जो कि जमहूरियत का हुस्न है। और क्या बड़ी कानून साजी के लिए मैदान लगने को तैयार है। आज सेनेट इजलास अब से थोड़ी देर के बाद, जबकि कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे शेड्यूल्ड है और इसके एजेंडे में आईनी तरमीमी बिल भी शामिल नहीं किया गया है, जो कि एक बहुत ही ताज्जुब की बात है। होने क्या जा रहा है, इजलास होंगे या मौखर कर दिए जाएंगे, ये देखना भी बाकी है। आईनी तरमीम दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत से मशरूत हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 अरकान के वोट दरकार हैं। नंबर गेम में किसका पलड़ा भारी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक जानिब हुकूमती इत्तेहाद, दूसरी जानिब हिस्ब इख्तिलाफ। आईनी तरमीम का ऊंट करवट बिठाने के लिए जोर आजमाई जारी। हुकूमत को दरकार 2/3 अक्सरियत यानी 224 अरकान। हुकूमती इत्तेहाद के नंबर्स पर नजर डालें तो नून लीग के पास 111 अरकान हैं, जिनमें से आदिल बाज़ाई का वोट मशकूक करार दिया जा रहा है। PP अरकान की तादाद 70 बनती है। MQM पाकिस्तान के पास 22 अरकान हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ के पास 5 अरकान हैं। ताहम यहाँ भी इलियास मोहम्मद चौधरी का वोट मशकूक करार दिया जा रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 4, नेशनल पार्टी 1, मुस्लिम लीग ज़िया 1, BAP 1 नशस्त रखती है। 2 मनफी और 1 स्पीकर का वोट हटाएं तो हुकूमत के पास 215 का नंबर बनता है।
हिस्ब इख्तिलाफ की सफ़ों में देखें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80, मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन 1, BNP मेंगल 1, पश्तून मैप 1। इस तरह अपोजिशन अरकान की तादाद 83 बनती है। ऐसे में JUI के 8 और आज़ाद अरकान के 8 वोट अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इसके अलावा एक और अहम खबर ये भी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत दायर की गई है। शिकायत कुनंदा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सियासी बुनियादों पर फैसले किए हैं। चीफ की इंक्वायरी की जाए, उन्हें काम से रोकते हुए इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत टैक्स टू GDP तनासुब को 13.5% तक ले जाने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर ख़ज़ाना ने उन्हें मौशी इस्लाहात के हवाले से आगाह किया। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि बग़ैर टैक्स वाले शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना ने अमरीकी सफ़ीर को मौसमियाती तब्दीली और बच्चों की नशोनुमा के संगीन चैलेंजेस से भी आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। और सानिया 18 अक्टूबर के शहदा की याद पीपल्स पार्टी कल हैदराबाद में जलसा करने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हैदराबाद में जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, इंतजामात की निगरानी सूबाई वजीर खान शोर कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त की क्या सूरत हाल है वहां पर बात करेंगे। इरफान आराई हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात आप तक पहुंची हैं, कैसी तैयारियां की जा रही हैं? खबर आपको देंगे खेलों के मैदान से। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में बैटिंग इस वक्त जारी है। कौमी टीम को 200 से जायद रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा था। कौमी टीम का टॉप और मिडल ऑर्डर एक बार फिर बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहा। अब्दुल्ला शफीक 4, कप्तान शान मसूद 11, साम अयूब 22, मोहम्मद रिजवान ने 23 और सऊद शकील 31 रन बना सके हैं। पहले इनिंग्स के सेंचुरी मेकर कामरान गुलाम की इनिंग्स 26 रन पर तमाम हुई है। इंग्लिश टीम पहले इनिंग्स में 291 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान को 75 रन की बढ़तरी मिली है। और नाजरीन, पाकिस्तान की तरह अमेरिका की सियासत भी काफ़ी गर्म हो गई है। आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी सट्टेबाजों की जानिब से भी पेशगोई कर दी गई है कि ट्रंप ही अगले वज़ीर आज़म होने वाले हैं। बिल्कुल, और CNN ने पेशगोई की है कि मुमकिना तौर पर सियाफ़ाम और हस्पानियों की एक बड़ी तादाद ट्रंप को वोट कर सकती है। आलमी सट्टेबाज कंपनियों ने ट्रंप के हक में पेशगोई कर दी। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मुमकिना तौर पर फातेह हो सकते हैं। CNN ने भी ट्रंप के हक में हस्पानवी और सियाफामों की अक्सरियती वोट से जीतने की पेशगोई कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाबी सर्वेस में भी पोजीशन मजबूत हो गई है। अमरीकी वोटर्स के रुझान में ड्रामाई तब्दीली आई है। रवायती तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अपना हक रायदही इस्तेमाल करने वाले अमरीकी मुसलमान वोटर्स भी इसराइल फलस्तीन तनाज़े पर तकसीम है। अरब अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान कर दिया है। अमरीकी पाकिस्तानी वोटर्स की हिमायत से स्विंग स्टेट्स भी अब डोनाल्ड ट्रंप की झोली में जा गिरी हैं। एक्स और स्पेस एक्स ने ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में ज़बरदस्त जोशो खरोश का मुजाहरा देखने में आ रहा है। उन्हें ट्रंप की रैली में मौसीकी पर रस्क करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा वो भरपूर अंदाज में शहर शहर ट्रंप के होने वाली रैलियों में नुमाया नजर आ रहे हैं। एलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में शिरकत का एक दिलचस्प मोन्टाज भी शेयर किया है। आइए आपको दिखाते हैं। और नाज़रीन, साबिक सदर ओबामा और मौजूदा सदर बाइडन की एक तकरीब में शिरकत के मौके पर गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आई है। सी स्पेन TV पर दोनों को इंतखाबी मुहिम से मुतालिक बातचीत करते हुए देखा जा सकता है। ओबामा को साफ देखा गया कि उन्होंने सर के इशारे से मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि नो इट्स डन, कमला की जीत के कोई इम्कान नहीं है। बाइडन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती भी देखी जा सकती हैं। बात कर ली जाए भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी से मुतालिक। भारत की दहशतगर्दी पर कनाडा ने भारत को एक और सख्त वार्निंग दे दी है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय सरकार को खबरदार किया है कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में मुदाखलत करके बहुत ही खौफनाक गलती कर दी है। हम अपने शहरों की हिफाजत के लिए मज़ीद इकदाम उठा सकते हैं। ताहम उन्होंने ऐसे इकदाम की तफसील बताने से गुरेज किया। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि बदनाम ज़माना रॉ ने पाकिस्तान में भी 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुजरिमाना सरगर्मियों का तल्ख तजुर्बा रखते हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म का भारत के खिलाफ भरपूर स्टैंड। एक बार फिर बड़ा बयान देकर मोदी सरकार की चोलें हिला दी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि भारत ने कनाडा की खुद मुख्तारी में जारहाना अंदाज से मुबैना तौर पर मुदाखलत की कोशिश करके बहुत ही खौफनाक गलती कर दी है। उन्होंने कहा, हम अपने शहरियों की हिफाजत के लिए मज़ीद इक़दाम उठा सकते हैं।
तहम उन्होंने ऐसे इक़दाम की तफसील बताने से गुरेज किया। एक और बड़ी खबर के मुताबिक कनाडा और अमरीकी तहकीकाती इदारों ने भारतीय चेहरा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार का कहना है कि भारतीय एजेंसी ने पाकिस्तान में 11 सिख और कश्मीरी कत्ल किए। कनाडा से कबल अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और जर्मनी भी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुजरिमाना सरगर्मियों का तल्ख तजुर्बा रखते हैं। और कराची के शहरियों पर एक और अजाब मुब्तला किया जा रहा है। वो एक और अजाब और दोहरी अजियत में मुब्तला हैं क्योंकि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, 15 घंटे कर दिया गया है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली भी नहीं आ रही है। ना ही दिन को चैन है, ना ही रात को चैन है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम गुलजार से। खुरम, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है लोगों का? बिल्कुल, कराची के शहरी कैलेटिक के ज़ालिमाना निज़ाम के अजाब से दो चार हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो लियाकताबाद, नाज़माबाद, ईसा नगरी, PIB कॉलोनी है, गार्डन है, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, साथ ही लांडी के इलाके हैं। ये वो इलाके हैं, लाइन्स एरिया है, जहाँ पर गुज़श्ता कई रोज़ से बिजली की शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मैं लाइन्स एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ गुज़श्ता 3 रोज़ से बिजली मौजूद नहीं थी, जो कि गुज़श्ता रात ही बिजली बहाल की गई, लेकिन रात को 2 घंटे के बाद ही बिजली दोबारा से जो है वो मुनक़ता कर दी गई है। तो हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं और ये अभी स्कूल से ही वापस आ रहे थे। देखें, रात में जो है पूरी रात लाइट नहीं होती तो पढ़ाई करने में हमें बहुत मुश्किलात आती हैं और नींद हमारी सही से पूरी नहीं हो सकती। सही है, गर्मी में मच्छर होते हैं, मच्छर काटते हैं हमें। ईसा नगरी की बात करें तो गुज़श्ता 2 रोज़ से वहाँ भी जो है वो बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। गुज़श्ता रात भी वहाँ शहरियों की जानिब से ईसा नगरी के करीब एहतजाज किया गया था, ताहम इलाका पुलिस की जानिब से मुज़ाकरात करने के बाद सड़क को बहाल कर दिया गया था। अब भी शहर के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।